तो हमें आज की क्लास में एक तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड डिस्कस करना है और एक सिलिकेट्स का कंसेप्ट डिस्कस करना है। तो मतलब थियोरेटिकली तो सिर्फ ये दो कंसेप्ट कवर होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपको एडवांस लेवल सीट मिली है, एडवांस लेवल सीट तुम लोगों को शेयर की गई है व्हाट्सएप ग्रुप पे? रनत, क्या सर, क्या कह रहे हो? एडवांस लेवल सीट आप लोगों को एडवांस लेवल डीपीपी शेयर की गई है? नहीं सर, बस लास्ट सर आपने ही वो कल पूछी DPP2। सॉलिड स्टेट की, सॉलिड स्टेट के डीपीपी की बात करो, अदरवाइज ग्रुप में मैसेज डालो और अभी शेयर करेंगे। ठीक है सर। अभी तुम्हारे पास पड़ी हो क्या? तू ढूंढ ही रहा है, पहले मिली है ये। हाँ यही तो है, ये तो है। दिखा दिखा दिखा। हाँ ये पूरा डिस्कस हो चुका है। ये लास्ट वाला सारा कर लिया था। अच्छा हम्म तो आप नोट करो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले बात आती है डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में नोट करो। देखो, अ डाइलेक्ट्रिक is a substance, a dielectric is a substance, a dielectric is a substance in which an electric field, in which an electric field gives rise to, electric field gives rise to, an electric field gives rise to no net flow, no net flow, no net flow of electric charge, of electric charge। अब ऐसा क्यों होता है लिखो, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, this is due to the fact that electrons in a dielectric, electrons in a dielectric, electrons in a dielectric are tightly held by individual atoms, tightly held by individual atoms, आगे लिखो, however under the influence of electric field, however under the influence of electric field, however under the influence of electric field, displacement of charges takes place, displacement of charges, displacement of charges takes place, which results in the formation of, which results in the formation of a dipole, which results in the formation of a dipole। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, बोल रहे डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस, जहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता, ठीक है, चार्ज का नेट फ्लो 0 होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अब बोल रहे हैं कि ऐसा इस वजह से ऑब्जर्व होता है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड है बाय द एटम। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ टाइटली हेल्ड है, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से डिस्प्लेस हो जाते हैं। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है, जो पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और दूसरी डायरेक्शन में कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंटर क्रिएट हो जाएंगे और डाइपोल का फॉर्मेशन। ये बात समझ में आ रही है? आगे नोट करो। लिखो द अलाइनमेंट ऑफ दीज डाइपोल्स, the alignment of these dipoles in different ways creates different dielectric characteristics in solids, creates different dielectric characteristic in solids, different dielectric characteristic in solids। ठीक है, तो ये जो डायपोल्स हैं, ये डायपोल्स कहीं पे रैंडमाइज होते हैं, कहीं पे ये सेम डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, कहीं पे ये अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी पैरेलल मैनर में जो है ओरिएंटेड होते हैं। तो इनके ओरिएंटेशन से अलग अलग टाइप के सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने मैग्नेटिक कैरेक्टर में आपने देखा था कि वहां पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। वैसे ही यहाँ पे अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, तो उसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, फेरी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ऐसे टर्म्स यहां भी अराइज होते हैं। ठीक है, तो आप नोट करो। classification of solids on the basis of their dielectric properties, इसमें फर्स्ट टर्म लिखो पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी पीजो इलेक्ट्रिसिटी को प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, उन क्रिस्टल्स के ऊपर अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करें, मतलब प्रेशर अप्लाई करें, तो प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होता है, उनके जो डाइपोल्स हैं वो अलाइंड हो जाते हैं एक डायरेक्शन में। पहले वो रैंडमाइज होते हैं, जब हम उन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने पे वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिसिटी और प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी और प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी। तो आप नोट करो, लिखो अ डाइलेक्ट्रिक क्रिस्टल
which possess a resultant dipole moment, which possess a resultant dipole moment, which possess a resultant dipole moment, can produce electrical property, when external pressure, when external pressure, that is mechanical stress, is applied. That is mechanical stress is applied. आगे लिखो, such a crystal is known as piezoelectric crystal. Such a crystal is known as piezoelectric crystal, and this phenomena is called piezoelectricity. हाँ, चल रही क्लास? नहीं, आईडी तो वही है जो मैं रूटीन में यूज करता हूँ। मेहुल ने ज्वाइन किया हुआ है और सबने ज्वाइन किया। अगर इनको दूसरी आईडी यूज करते तो ज्वाइन ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इस फिनोमेना को। अब देखो, इसके अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है पीजो इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप नोट कर लो। सच क्रिस्टल्स आर यूज्ड, इनके यूजेस बता रहा हूं। सच क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन रिकॉर्ड प्लेयर्स, where electrical signals are produced on applying pressure. आगे लिखो, they are also used in microphones. In ultrasonic generators, as well as in sonar detectors, ठीक है। तो इवन इस पे अभी और भी काम लगातार हो रहा है। जैसे लोग जिम में जाते हैं, वहां रनिंग करते हैं, तो अगर रनिंग करते हैं तो जो शूज वो पहन रहे हैं, अगर उसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, क्या होगा? जब वो दौड़ेंगे तो उस पर प्रेशर अप्लाई होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उससे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। कम से कम छोटे मोटे जो इक्विपमेंट्स है उनको तो रिचार्ज किया ही जा सकता है, मतलब उस एनर्जी को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे भी काम चल रहा है। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट समझ में आया? अब बात आती है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल क्या है, तो लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में लिखो बेरियम टाइटेनेट। ये मैंने आपको बताया था परवोस्काइट स्ट्रक्चर में, बेरियम टाइटेनेट का एग्जाम्पल परवोस्काइट स्ट्रक्चर में। लेड टाइटेनेट TbTiO3, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है लेड जिरकोनेट TbZrO3, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट
अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। और इसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज, ठीक है। ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के एग्जांपल है। अब आप नोट करो नेक्स्ट टर्म, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो इलेक्ट्रिसिटी अभी शायद जो नया सिलेबस आया है उसमें सॉलिड स्टेट को फिर से हटा दिया था, सॉलिड स्टेट हटा दिया और पूरा पी ब्लॉक। जेई से नहीं हटाएंगे, जेई से क्यों हटाएंगे भाई, पी ब्लॉक पूरा हटा दिया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। 3 4 हटा दिया, ऐसे बड़े बड़े चक्कर, पी ब्लॉक तो बहुत बड़ा चक्कर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हटा दिया, हाँ चेक करो चेक करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हटा दिया। नहीं, जेई मेंस में सब आएगा, तो बोर्ड एग्जाम में हटा दिया। फिर तो बस टर्म 1 का सिलेबस बचता है। हाँ एक ही पेपर है। क्या 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 है वो बता दो। सॉलिड स्टेट कट गया, जो कटा था वो ऐड कर दिया बस। ऑर्गेनिक में तो कोई चेंज नहीं है। है मतलब वो ऑर्गेनिक में कोई चेंज नहीं। कौन कौन से नाम लिखे हुए, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड लिखा हुआ, हेलो एल्केन्स एंड हेलो, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स नहीं है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो हटा दो। नहीं नहीं 11 में 12। चलो पायरो इलेक्ट्रिसिटी। फायर, फायर का मतलब क्या होता है भाई, फायर मींस फायर, फायर का क्या मतलब होता है, फायर बोलते कुछ ऐसे डाइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं जो हीट करने पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है ना, हीट करने पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को पायरो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोला जाता है, फिनोमिना को पायरो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो नोट कर लो, सम dielectric crystals, some dielectric crystals on heating
some dielectric crystals on heating produces small electric current. This phenomena is known as pyroelectricity. This phenomena is known as pyroelectricity. इसका एग्जाम्पल है ये जो पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, ये पार्ट पहले एनसीईआरटी में था। जो पुराना एडिशन था एनसीईआरटी का 2008 के आसपास का जो एडिशन था, उसमें ये सब सारा पार्ट था। ये सब हट गया, अब तो चैप्टर ही हट गया। इसका एग्जांपल है टॉर्मेलिन, TOURMALINE, TOURMALINE, टॉर्मेलिन। ठीक है, तो ये पायरो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल। एक इंफॉर्मेशन आप पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के रिगार्डिंग नोट में लिखो। all pyroelectric crystals, एक मिनट, पायरोइलेक्ट्रिसिटी नहीं लिख रहे। बेसिकली अभी दो टर्म और डिफाइन करने जा रहा हूं, फेरो इलेक्ट्रिक एंड फेरी इलेक्ट्रिक। ठीक है ना, फेरो इलेक्ट्रिक एंड फेरी इलेक्ट्रिक। ये जो फेरो इलेक्ट्रिक और फेरी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं, ये जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने बताया पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, तो फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हमेशा पीजो इलेक्ट्रिक होते हैं, बट सारे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल फेरो इलेक्ट्रिक नहीं होते। हाँ वही बात। तो अब आप नोट करो नेक्स्ट टर्म, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। फेरो इलेक्ट्रिसिटी, फेरो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें लिखो इन सर्टेन piezoelectric crystals, in certain piezoelectric crystals, the dipoles are permanently polarized. The dipoles are permanently polarized even in absence of applied electric field. Even in absence of applied electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की absence में भी वो परमानेंटली पोलराइज हो। देखो, however the direction of polarization may change on applying electric field, external electric field, on applying external electric field. Because this phenomena is termed as ferroelectricity. This phenomena is termed as ferroelectricity. इसके एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल KH2PO4, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, KH2PO4, इसका एग्जाम्पल है रॉचेल सॉल्ट। बड़ा कॉमन नेम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रॉचेल सॉल्ट। ठीक है, रॉचेल सॉल्ट ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम
टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो टार्टेरिक एसिड क्या होता है? टार्टेरिक एसिड ये होता है, ये टार्टेरिक एसिड। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये दोनों हाइड्रोजन हटा दिया और हाइड्रोजन हटा करके एक जगह पे सोडियम और एक जगह पे पोटेशियम लगा दिया। अब ये क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसी को रॉचेल सॉल्ट बोलते हैं। बाकी इसका एक और एग्जांपल है बेरियम टाइटनेट। बेरियम टाइटनेट, जो एग्जांपल आप इधर देख रहे हो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में, वो एग्जांपल आपको फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में मिलेंगे। मतलब फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के सारे एग्जांपल्स को पीजो इलेक्ट्रिक में आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन पीजो इलेक्ट्रिक के सारे एग्जांपल फेरो इलेक्ट्रिक में नहीं कंसीडर कर सकते। आ रहा है समझ में? इसका मतलब रॉचेल सॉल्ट भी क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक। वहां तो नहीं लिखा है, यहां लिखा है, वो पीजो इलेक्ट्रिक होगा। फेरो फेरो इलेक्ट्रिक होगा, फेरो इलेक्ट्रिक नहीं बोल सकते। हम ये बोलते हैं कि सारे फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक है, बट सारे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल फेरो इलेक्ट्रिक नहीं। अब आप लिखो एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी, एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें देखो इन सम डाइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, in some dielectric crystals dipoles, dipoles in alternate lattice point, dipoles in alternate lattice points lie up and down, lie up and down, ठीक है? therefore these dipoles, therefore these dipoles cancel each other, therefore these dipoles cancel each other so that there is no resultant dipole moment, so that there is no resultant dipole moment. Such crystals are termed as, such crystals are termed as anti-ferroelectric crystal and phenomena is termed as anti-ferroelectricity. For example, lead zirconate, ठीक है? अब यहाँ पे लिख लेना all anti-ferroelectric crystals, all anti-ferroelectric crystals are piezoelectric but converse is not always true, but converse is not always true. ठीक है?
तो आप ये बोल सकते हो कि जो पीजो इलेक्ट्रिक के एग्जांपल्स हैं उनके दो सेट बन जाते हैं। उसके कुछ एग्जांपल फेरो इलेक्ट्रिक के एग्जांपल बन जाते हैं और कुछ एंटी फेरो इलेक्ट्रिक के एग्जांपल बन जाते हैं। बट फेरो इलेक्ट्रिक और एंटी फेरो इलेक्ट्रिक में कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है ना। तो ये तो एनालिसिस हो गई डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब आप लिखो सिलिकेट्स। और भी मिल जाएंगे, गूगल सर्च करो। सिलिकेट्स। देखो सिलिकेट्स में क्या होता है, वैसे तो पी ब्लॉक में भी सिलिकेट्स के बारे में डिस्कस किया था 11th पी ब्लॉक में, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो। हाँ? नहीं भेजा? नहीं, वो बोल रहे हैं लास्ट लेक्चर नहीं भेजा, आखिरी वाला नहीं भेजा। हाँ। अच्छा, हो सकता है ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में सिलिकेट्स का डिस्कशन और सिलिकॉन्स का डिस्कशन। सिलिकेट्स का तो था उसमें, सिलिकॉन्स नहीं होगा, क्योंकि सिलिकॉन्स लास्ट में डिस्कस किया। सिलिकेट्स में अलग अलग टाइप के सिलिकेट्स है ना, ऑर्थो सिलिकेट है, पायरो सिलिकेट है, वन डायमेंशनल सिलिकेट है, ठीक है। मतलब वन डायमेंशनल सिलिकेट को चेन सिलिकेट बोलते हैं, रिंग सिलिकेट होता है, फिर उसके बाद शीट सिलिकेट होता है, और थ्री डायमेंशनल सिलिकेट होता है। अब उसमें भी जो चेन सिलिकेट है, चेन सिलिकेट में सिंगल चेन सिलिकेट और डबल चेन सिलिकेट, दो कैटेगरी होती है। तो इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं कि किसमें कितने कॉर्नर शेयर्ड है, एक तो ये पूछा जाता है, और दूसरा इसमें पूछा जाता है कि उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स क्या है। तो सिलिकेट्स बेसिकली उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें SiO4 4 नेगेटिव यूनिट, ठीक है ना, SiO4 4 नेगेटिव यूनिट, या इसी तरीके से Si2O7 Si2O7 6 नेगेटिव यूनिट, या ऐसी ही दूसरी यूनिट्स प्रेजेंट होती। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे सिलिकॉन यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया, इसके सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, ठीक। हर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज। इस तरीके से पूरे पे अगर आप देखोगे -4 चार्ज। इसमें हम ये ऑक्सीजन को यहाँ पे इसको कॉर्नर बोलते हैं। इसी कॉर्नर के थ्रू एक सिलिकेट दूसरे सिलिकेट के साथ अटैच होता है, इन्हीं ऑक्सीजन के थ्रू ये दूसरे सिलिकेट से अटैच होता है। तो अब अगर हम ऑर्थोसिलिकेट को कंसिडर करें तो ऑर्थोसिलिकेट उस सिलिकेट को बोलते हैं जिसमें कोई भी कॉर्नर शेयर नहीं होता,
जैसे इसमें आप देखो सारे ऑक्सीजन फ्री हैं, ये किसी और से फर्दर अटैच नहीं है, इसमें कोई कॉर्नर शेयर्ड नहीं है। तो ऐसे सिलिकेट को जिसमें कोई भी कॉर्नर शेयर्ड नहीं है उसको ऑर्थो सिलिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लो, लिखो, silicates are the compounds, silicates are the compounds having, silicates are the compounds having SiO4 negative, SiO4 negative tetrahedral unit, tetrahedral unit as the basic building unit, as the basic building unit. आगे लिखो, they are linked by corner, they are linked by corner but never by edge, they are linked by corner but never by edge. एज का मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड को एज बोल रहे हैं। कभी भी दो सिलिकेट के बीच में ये एज शेयर नहीं होगी। क्या शेयर होगा? ऑक्सीजन शेयर होगा, यानी कि कॉर्नर शेयर होगा। ठीक है, सिलिकेट में कॉर्नर शेयर होगा, एज कभी शेयर नहीं होगा। और एक बात और बता दूं आपको, जैसे ये सिलिकेट है तो इस सिलिकेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये सेंट्रल जो सिलिकॉन एटम है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके सराउंडिंग में ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाते नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3 ऑक्सीजन को दिखा रहे हैं, चौथे को हम ये मान करके चलते वो अंदर है। 4th ऑक्सीजन कहाँ है? अंदर है, वो विजिबल नहीं है तो उसको नहीं दिखा। सिर्फ ये सेंट्रल सिलिकॉन एटम को दिखा रहे हैं, ये सिलिकॉन एटम की जगह पे आ गया और ये कहाँ पे आ गया? ऑक्सीजन की जगह। तो अगर आप ऑर्थोसिलिकेट को कंसिडर करोगे तो ऑर्थोसिलिकेट का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है। ऑर्थो सिलिकेट, नहीं नहीं, एज शेयर होने का मतलब यह है कि ये पूरा पार्ट जो है दूसरे यूनिट में कॉमन हो जाए, मतलब 2 यूनिट के बीच में ये पार्ट कॉमन हो जाए। तो ये पार्ट कॉमन होने का मतलब एक तरीके से कि दोनों में एक ही सिलिकॉन एटम है, ये हो नहीं सकता। सेंट्रल एटम जो है वो अलग अलग होंगे, ऑक्सीजन कॉमन हो सकता है लेकिन सेंट्रल एटम कॉमन नहीं हो सकता। अब जैसे ये देखो, ये इसको तो हमने बोला ऑर्थोसिलिकेट, इसको हम बोलते हैं पायरोसिलिकेट। ठीक है ना, ये पायरोसिलिकेट है। अगर इसको आप रिप्रेजेंट करो यहाँ पे तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? देखो, ये अगर आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे
तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, देखो ये पायरोसिलिकेट हो गया। दोनों में आप देख रहे हो एक ऑक्सीजन शेयर्ड है। तो अब आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट। देखो दे आर मेनली क्लासिफाइड, they are mainly classified into following 6 categories. They are mainly classified into following 6 categories. Number 1, orthosilicate. Orthosilicate. इसमें लिखो those silicates in which no corner is shared. No corner is shared. Are called orthosilicate. Are called orthosilicate. For example, zircon. जिरकॉन इसका एग्जांपल है। जिरकॉन होता है ZrSiO4। ZrSiO4 जिरकॉन। इसी तरीके से फोरस्टेराइट Mg2SiO4 फोरस्टेराइट। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो बता रहा हूं, एक एक दो एग्जांपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल। Number 2, pyroसिलिकेट। पायरोसिलिकेट इसमें नोट करो दो सिलिकेट्स इन विच one corner is shared. One corner is shared. Belongs to this category. Belongs to this category. For example, 30 वेटाइट
THERTIVETIT, 30 वेटाइट। 30 वेटाइट होता है Se2 Si2O7, Se2 Si2O7, ये है 30 वेटाइट। और दूसरा एग्जांपल है इसका हेमीमॉर्फाइट। हेमीमॉर्फाइट हेमीमॉर्फाइट का फॉर्मूला है Zn थ्राइस Si2O7, Zn thrice Si2O7, ZnOH twice डॉट H2O। ये हेमीमॉर्फाइट है। तो 30 वेटाइट और हेमीमॉर्फाइट पायरोसिलिकेट की एग्जांपल है जहां पे एक कॉर्नर शेयर होता है। नंबर 3, साइक्लिक और रिंग सिलिकेट। साइक्लिक और रिंग सिलिकेट, इसमें लिखो दो सिलिकेट्स इन विच two corners are shared those silicates in which two corners are shared are called cyclic or ring silicate। अब देखो इसमें दो कॉर्नर शेयर होने पे ना चेन सिलिकेट भी बनता है, और दो कॉर्नर शेयर होने पे रिंग भी बनती है। भाई अगर आपको रिंग बनानी है तो एक सिलिकेट के दोनों साइड के ऑक्सीजन से कनेक्ट करना पड़ेगा ना, और अगर आपको चेन बनाना तब भी सिलिकेट के दोनों ऑक्सीजन से कनेक्ट करना पड़ेगा। बस फर्क ये है कि वहां पर ओपन चेन स्ट्रक्चर है या क्लोज चेन स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल में लिख लो बेराइल। इस पे तो IIT एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बेराइल BERYL, बेराइल का फॉर्मूला है B3Al2 Si6O18, B3Al2 Si6O18, ये है बेराइल। यहाँ पे आप देख सकते हो Si6O18 है, तो Si6O18 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, 6 सिलिकॉन एक रिंग के अंदर। अब बाकी सिलिकॉन, हर सिलिकॉन से दो दो टर्मिनल ऑक्सीजन अटैच हो।
तो आप देख रहे हो यहाँ पे 12 तो टर्मिनल ऑक्सीजन है और 6 ऑक्सीजन रिंग में है, तो 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन है। और ये जो टर्मिनल ऑक्सीजन है सब पे सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इस हिसाब से देखोगे तो -12 चार्ज यहाँ पे 6 इंटू 2 -12 नहीं माइनस कितना चार्ज होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -12, ठीक है ना, -12 होगा। तो Si6O18 इस पे -12 चार्ज है, इसका इस पूरे पे +12 होना चाहिए। तो 3 बेरिलियम पे 3 इंटू +2 +6 और 2 एल्यूमिनियम पे 2 इंटू +3 +6। तो यहाँ पे टोटल कैटायनिक चार्ज +12 और टोटल एनायनिक चार्ज -12। तो ये बेराइल का स्ट्रक्चर होता है। आईआईटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि इन बेराइल फॉर्मूला लिखा था BxAl2Si6O18। हाँ BxAl2Si6O18, इसमें x वैल्यू क्या है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल लिखो, चेन सिलिकेट और 1 डायमेंशनल सिलिकेट। वन डायमेंशनल सिलिकेट, देखो इन दिस सिलिकेट two corners are shared, two corners are shared to form a long polymeric chain, a long polymeric chain। अब देखो इसका एग्जांपल है पायरोक्सिन, एस्बेस्टस भी इसका एग्जांपल है। एस्बेस्टस, तो ये चेन सिलिकेट के एग्जांपल है। अब चेन सिलिकेट में वैसे तो 2 कॉर्नर शेयर्ड होता है, लेकिन एक डबल चेन सिलिकेट होता है। डबल चेन सिलिकेट का एग्जांपल है एम्फीबोल। एम्फीबोल उसका एग्जांपल होता है डबल चेन सिलिकेट का। डबल चेन सिलिकेट में 2.5 कॉर्नर्स आर शेयर्ड एवरेज बेसिस पे, ठीक है। ऑन एवरेज अगर देखोगे तो 2.5 कॉर्नर शेयर्ड होगा डबल चेन सिलिकेट में। तो अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ सिलिकेट्स में 2 कॉर्नर शेयर्ड होंगे, कुछ में 3 कॉर्नर शेयर्ड होंगे, कुछ में 2, कुछ में 3, तो उनका एवरेज जो है वो 2.5 आ जाता है। अब आप लिखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट
देखो, इन सच सिलिकेट थ्री कॉर्नर्स, in such silicate three corners are shared. In such silicate three corners are shared to form, three corners are shared to form a two-dimensional sheet, two-dimensional sheet. इसका एग्जाम्पल है क्ले। ठीक है, शीट सिलिकेट का एग्जाम्पल है क्ले। और लास्ट क्लासिफिकेशन नोट करो, थ्री डायमेंशनल सिलिकेट। थ्री डायमेंशनल सिलिकेट। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें सारे कॉर्नर शेयर्ड हो। लिख लो, इन सच सिलिकेट ऑल फोर कॉर्नर्स आर शेयर्ड। भाई तीन कॉर्नर से टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया, टू डायमेंशनल सिलिकेट बन गया। अब आपको थ्री डायमेंशनल सिलिकेट कन्वर्ट करना, चौथे कॉर्नर को भी यूज करना पड़ेगा। दो कॉर्नर से वन डायमेंशनल, तीन कॉर्नर से टू डायमेंशनल, और फोर कॉर्नर से थ्री डायमेंशनल। तो इन सच सिलिकेट ऑल फोर कॉर्नर्स आर शेयर्ड। इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज। अभी क्वार्ट्ज को हमने पीजो इलेक्ट्रिक में भी कंसिडर किया था। और वो थ्री डायमेंशनल सिलिकेट का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन और यहां पे आती है, वो है एक टर्म को हम डिफाइन करते हैं सॉलिड स्टेट में, जिसको बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर, EU TECTIC, यूटेक्टिक मिक्सचर। देखो, यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, अभी आप सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसी से मिलता जुलता एक टर्म के बारे में पढ़ोगे, जिसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये सॉल्यूशन में पढ़ोगे आप, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब मैं दोनों को कंपेयर करके अगर आपको बताऊं तो बात आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है, ये लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब लिक्विड मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जबकि ये यूटेक्टिक मिक्सचर जो है, ये सॉलिड मिक्सचर की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, सॉलिड मिक्सचर की, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड मिक्सचर। अब दोनों में अगर आप सिमिलरिटी देखो, तो बोलते हैं कि जो लिक्विड मिक्सचर होते हैं, लिक्विड मिक्सचर के लिए एक ऐसा कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है, जिस कंपोजिशन पे अगर उनको डिस्टिल कराया जाए, उनका डिस्टिलेशन कराया जाए, तो डिस्टिलेशन के थ्रू जो डिस्टिलेट मिलता है, मतलब जो वेपर प्रोड्यूस होता है, उसका कंपोजिशन सेम होता है जो कंपोजिशन उस लिक्विड मिक्सचर का। अगर डिस्टिल करने पे लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन नहीं बदल रहा है, तो हम ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। अब यहां पे क्या है, देखो,
यूटेक्टिक मिक्सचर में क्या होता है, अगर दो सॉलिड्स का मिक्सचर है मॉल्टेन फॉर्म में, किस फॉर्म में है, मॉल्टेन फॉर्म में सॉलिड मिक्सचर प्रेजेंट है और आप उसको क्रिस्टलाइज कर रहे हो, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, सॉलिडिफाई कर रहे हैं। वहां पे आप क्या कर रहे थे, लिक्विड मिक्सचर को वेपराइज कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हैं, सॉलिडिफाई कर रहे हो। तो जब हम उनको क्रिस्टलाइज करते हैं यानी कि सॉलिडिफाई करते हैं, तो अगर सॉलिडिफिकेशन के मीन टाइम उनका कंपोजिशन नहीं बदलता, मतलब जो लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन है अगर वही कंपोजिशन सॉलिड मिक्सचर का हो, तो ऐसे मिक्सचर को यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। समझ में आया? तो आप नोट करो यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में। देखो लिक्विड मिक्सचर, a liquid mixture with the eutectic composition, a liquid mixture with the eutectic composition freezes at a single temperature, freezes at a single temperature with simultaneous deposition of both component of the mixture, where composition of the solid is same as the composition of liquid mixture, where composition of solid is same as the composition of liquid mixture. ठीक है, तो ये यूटेक्टिक मिक्सचर होता है, एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर जिसको अगर हम फ्रीज करें तो फ्रीज करने पे वो जिस सॉलिड में कन्वर्ट होता है उस सॉलिड का कंपोजिशन भी वही है जो लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन है। इसका मतलब है कि जो सॉलिड प्रोड्यूस होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट के, लिक्विड मिक्सचर के फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर है। सॉलिड मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होगा अगर यूटेक्टिक मिक्सचर को कंसीडर कर रहे हैं तो। बाकी एक डिस्कशन और यहाँ पे आता है, वो है सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट। सुपर कंडक्टिविटी, तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? अब बोल सकते हो कि सुपर कंडक्टर एक ऐसे कंडक्टर को आप बोलोगे जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 0 हो। ठीक है, तो इसको लिख लो, conductors having zero electrical resistance, are called superconductors। आगे लिखो, for metals their resistance decreases with decrease in temperature, resistance decreases with decrease in temperature।
तो अगर हम इसी तरीके से टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाए तो एक ऐसी सिचुएशन आनी है जब उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, और जब इनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तब वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। आई बात समझे? तो आप नोट कर लो। देखो, मेटल्स मेटल्स show superconductivity below certain temperature, सुपर कंडक्टिविटी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया कैमरलिंग ने, KAMMERLINGH। इन्होंने सुपर कंडक्टिविटी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया है 1913। इन्होंने ये बोला कि इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मरकरी को हम कूल करते जाए तो 4 केल्विन टेम्परेचर पे मरकरी का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। अगर हम मरकरी का टेम्परेचर को रिड्यूस करते 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 कहां पहुंचाते हैं, 4 केल्विन टेम्परेचर पे, तब क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा और वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो कोई भी मेटल आप ले लो, लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है, लेकिन इतना कम टेम्परेचर का को मेंटेन करना जो है ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि उसको फिर यूज कर पाना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो हम कुछ ऐसे एलॉय या कुछ ऐसे सिरेमिक मटेरियल्स की तलाश में है जो नॉर्मल कंडीशन में सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है। वैसे आज की डेट तक ऐसा कोई मटेरियल मिल नहीं पाया है जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है। 150 केल्विन, 160 केल्विन, 170 केल्विन टेम्परेचर पे तो सुपर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व हो जाती है, लेकिन अगर हम कंसिडर करते हैं 298 केल्विन जो रूम टेम्परेचर है, तो 298 केल्विन पे सुपर कंडक्टिविटी दिखाने वाला कोई भी मटेरियल ऑब्जर्व नहीं। आई बात सुनने? तो इसमें वही अलग अलग टाइप के सिरेमिक्स हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी दिखाते हैं। वो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि पूछा जाए। जी एडवांस है तो जी एडवांस की भी तो कुछ लिमिट है, नहीं तो सब पढ़ ही लो। तो बस इतना ही है भाई एडवांस लेवल पे। तो सॉलिड स्टेट आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, प्रॉब्लम्स की कहीं से प्रैक्टिस की हो आपने, तो आप पूछ सकते हो। उसमें कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट वाला पार्ट और जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं उनको उनकी प्रैक्टिस कर लो, एक बार रिवाइज कर लो। 11th में जो नोट्स दिया था वो नोट्स को पहले उसको देखो, उसमें सारे क्वेश्चन जो कराए गए हैं उनको एक बार जो है पूरा रिवाइज कर लो। कौन सा क्वेश्चन किसमें क्या है? ड्राई एयर है, ड्राई एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसकी डेंसिटी 1.15 ग्राम पर लीटर गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन बाय मास इन द एयर। तो फिर आप यहाँ पे निकाल सकते हो रो इज इक्वल टू पीएम बाई आर टी, रो इज इक्वल टू पीएम बाई आर टी।
तो वहां से आप मॉलिक्यूलर मास आप मिक्सचर निकालोगे एयर का मॉलिक्यूलर मास अगर आ गया तो वहां से फिर एवरेज मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला यूज करके इसका नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन से उसका वेट फ्रैक्शन निकाल लो, उससे आ जाएगा। इसके थ्योरेटिकल पार्ट तो है इसमें बस ये इंफॉर्मेशन ही एडवांस थी और